हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी साबाद। हम पढ़ रहे हैं हमारा ऊर्जा परिदृश्य चैप्टर नंबर 1। सब्जेक्ट है आपका एनर्जी कंजर्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर। तो हम पढ़ रहे हैं आपका कोयला क्षेत्र, कोल सेक्टर। भारत में लगभग 58.6 बिलियन टन का विशाल कोयला भंडार है, जिसमें 54 बिलियन टन हार्ड कोल, जिसमें आता है आपका एंथ्रेसाइट और विटोमिनस। 4.6% है आपका सॉफ्ट कोल। तो ये क्या है आपका, जिसमें सब बिटुमिनस और लिग्नाइट शामिल है। ये दुनिया के भंडार का लगभग 7.1% है। अच्छा, आप कुछ चीज़ें यहाँ पे ना भूलें, वो क्या है, देखिए हमारे पास दुनिया के भंडार का 7.1 कोयला का क्या है, सोर्सेस है, और जबकि हमारी जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन का सेकंड है। ठीक है, ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। और वर्तमान रिजर्व ऑफ प्रोडक्शन अनुपात के अनुसार लगभग यह 114 वर्षों तक रह सकता है। और क्या है, भारतीय कोयला भंडार एमपी, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में केंद्रित है। जैसे आपने पढ़ा, झारखंड तो बहुत ही है, झरिया, रानी झरिया की खान। और अगर आपने देखा हो कि आपके एल्यूमिनियम पावर प्लांट वगैरह जो चलते हैं, एल्यूमिनियम प्लांट्स वगैरह हैं, उनको भी झारखंड से ज़्यादातर आपूर्ति होती है। ऑयल सेक्टर, भारत का तेल भंडार कितना है, 5.8 बिलियन बैरल, 800 मिलियन टन अनुमानित है, जो कुल विश्व भंडार का लगभग 0.5%। यहाँ देखिए हम कितने पुअर हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। हमारे पास 0.5% कुल विश्व का तेल है, जिसमें विश्व का में 100% है, और हमारे पास 0.5%। उसका मतलब 1% से भी कम हम तेल का वो है, जो आपका रिज़र्व है वो रखते हैं। और हमारे मुख्य तेल क्षेत्र बॉम्बे हाई, ऊपरी असम, कैम्बे और कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित हैं। भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा तेल खपत करने वाला देश है। अच्छा, इससे क्या साबित होता है, इससे ये पता चलता है 0.5% जो ऑयल है वो हमारे देश की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। तो आप देखते हैं हमें पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा आयात करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है, इसलिए हमें बहुत एक मोटी रकम सिर्फ तेल पर ही देनी पड़ती है। फिर आता है, भारत अपने कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 75% मुख्य रूप से खाड़ी देशों से आयात करता है। देखिए ये वही बात आ गई। खाड़ी देश क्या क्या थे आपके, जैसे खाड़ी देश क्या कौन कौन से होते हैं आपके, इराक, ईरान, जो मध्य एशिया के देश हैं। ठीक है, जो खाड़ी देश, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, जो आपका क्या करते हैं, ऑयल का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ठीक है, फिर आता है क्षेत्रवार पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के संदर्भ में घरेलू क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में तेल की खपत 24% और परिवहन क्षेत्र में तेल की खपत लगभग 42% है। ये आंकड़े आप याद कर सकते हैं, और ये आंकड़े आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, क्योंकि इनसे आपका जो आंसर है वो भारी होता है। भारी का मतलब है कि आपकी बात में दम माना जाता है कि आपको आंकड़े भी पता है। फिर आता है आपका नेचुरल गैस सेक्टर, प्राकृतिक गैस क्षेत्र। प्राकृतिक गैस अपने अंतर्निहित पर्यावरणीय सौम्य प्रकृति, अधिक दक्षता और लागत प्रभावशीलता के कारण सबसे पसंदीदा ईंधन बन गई है, और 21वीं सदी का ईंधन भी इसको कहा जाता है। जब प्राकृतिक गैस को 161 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो उसे लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस एलएनजी में बदल दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सकता है। चूँकि द्रवीकरण द्वारा प्राकृतिक गैस के आयात को 600 के आयतन को द्रवीकरण द्वारा प्राकृतिक गैस के आयतन को 600 गुना कम कर देता है, इसलिए एलएनजी को विशेष रूप से निर्मित जहाज़ों में क्रायोजेनिक टैंक के साथ ले जाया जा सकता है। फिर आता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेशन नेचुरल गैस सीएनजी। क्या होती है ये, को प्राकृतिक गैस के दबाव में बनाया जाता है। दबाव की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि वायुमंडल में प्राकृतिक गैस का आयतन 1% से भी कम हो जाए, और प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है। इसका संग्रह एवं वितरण 200 से 248 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव में बेलनाकार या गोलाकार के आकार के कठोर कंटेनरों में किया जाता है। सीएनजी का उपयोग पारंपरिक पेट्रोल आंतरिक दहन इंजन वाहनों में भी किया जा सकता है, जिन्हें द्वि ईंधन बांधन या पेट्रोल या सीएनजी में परिवर्तित किया गया है। फिर आता है, भारत के गैस भंडार का अनुमान कितना है, 1.09 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर। ये क्या है आपका, इतना हमारे पास गैस मौजूद है, जो कुल विश्व भंडार का 0.6% है।
आपको इससे ये चीज़ पता चल रही हो कि हमारा भारत एनर्जी रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस उनमें हम बहुत ही पुअर हैं। ये भी एक हमारी क्या है, वीकनेस है कि हमें अपनी ऊर्जा खपत हो जो है वो दूसरे देशों से पूरी करनी पड़ती है और इसके लिए हमारा काफ़ी सारा धन चला जाता है। देश का लगभग 78% उत्पादन ऑफशोर उत्पादन से होता है, अपतटीय है, ठीक है, जबकि शेष 22% उत्पादन ऑन सोर्स उत्पादन से होता है। ऑन शोर उत्पादन का बड़ा हिस्सा गुजरात, असम और नागालैंड में है। उत्पादन साझाकरण अनुबंधों के तहत कुछ क्षेत्रों में निजी पार्टियों ने भी गैस का उत्पादन शुरू कर दिया है। भारत का वर्तमान आरक्षण और उत्पादन का अनुपात 36% है। अच्छा, ऑफशोर, अपतटीय और ऑन सोर्स क्या समझते हैं इससे, आप देखिए इसको एक समझाते हैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये आपका लैंड है, ठीक है, क्या है ये आपकी ज़मीन, ये अच्छा समुद्र के किनारे की ही बात चल रही है, ठीक है। ये है आपका समुद्र है, ठीक है, ये आपका वाटर लेवल है और ये है आपकी लैंड। तो ऑन सोर्स जो होती हैं वो बिल्कुल यहीं पर होती हैं, ठीक है, उन्हें यहाँ से निकाला जाता है। ऑफ सोर्स क्या होती हैं, ऑफ सोर्स और मतलब किनारा, तो उसमें क्या करते हैं कि जो आपका जो वो होता है वो आप देखेंगे कि जब समुद्र से कोई भी लैंड होगा तो इस तरह से 90 डिग्री पे नहीं जाकर ख़त्म होता। क्यों? क्योंकि जो भी नदी होती हैं एस्चुरीज वगैरह बनाती हैं तो वो इस तरह से लावा वगैरह यहाँ पे इकट्ठा कर देती हैं, तो एक इस तरह का एरिया बन जाता है, ये देखा होगा आपने, ठीक है। इस तरह से एक स्लोप बन जाता है ना, और यहाँ पे क्या गाद वगैरह जमा हो जाती है, यही चीज़ है ना। तो आपका जो ऑफ सोर्स होता है वो आपका होता है यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम क्या, ऑफ सोर्स। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई। भारत में इलेक्ट्रिकल पावर स्थापित स्टेशन की क्षमता 31 मई 2010 को 1,61,352 मेगावाट थी, जिसमें से 36,913 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से थी, जबकि 1,03,449 मेगावाट थर्मल से थी, 4,560 मेगावाट परमाणु से थी और 16,429 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से थी, ठीक है। ये क्या था आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई। फिर आता है न्यूक्लियर पावर सप्लाई। ये क्या होता है, वर्तमान में भारत के अंदर 6 स्थानों पर 17 परमाणु ऊर्जा इकाइयों का संचालन होता है। 3 और स्थानों पर 5 रिएक्टरों के निर्माण के लिए परियोजनाएं चल रही हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित क्षमता 4,560 मेगावाट है, जिसमें उबलते पानी के रिएक्टर और दबाव वाले भारी जल रिएक्टर शामिल हैं। वर्तमान में भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा क्षमता का कुल ऊर्जा क्षमता का लगभग 2.9% के बराबर है। भारत की परमाणु ऊर्जा को विकसित करने की क्षमता प्रतिबंधित है, क्योंकि हमारे पास यूरेनियम की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है। अब इससे आप ये समझ गए, हम परमाणु ऊर्जा को ज़्यादा विकसित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास यूरेनियम ही नहीं है, जो परमाणु ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है। फिर क्या आता है, इसका नतीजा खराब परिचालन होता है। भारत में उत्पादित यूरेनियम 2-3 गुना महंगा होता है, क्योंकि विदेशों में खनन पर किए गए यूरेनियम में 12-13% की तुलना में भारतीय यूरेनियम अयस्कों में केवल 0.1% यूरेनियम होता है। स्थानीय रूप से उपलब्ध यूरेनियम केवल 10,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। परमाणु ईंधन के आयात के लिए अमेरिका भारत असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के साथ आगे की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। तो फिर आता है आपका हाइड्रो पावर सप्लाई। भारत में पनबिजली पावर द्वारा क्लीन बिजली उत्पादन के लिए एक विशाल और व्यवहार्य क्षमता उपलब्ध है। अच्छा, ये हमारे पास है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, जिनमें से बहुत सारी बारहमासी या पेरेनियल रिवर हैं। पेरेनियल रिवर क्या होती हैं, जो हिमालय से निकलती हैं और जिनमें साल के 12 मास पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रो पावर बनाने के लिए पानी का होना भी तो ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है आपका यह क्षमता 60% परिचालन भार पर 84,000 मेगावाट से अधिक है। इस संभावित क्षमता का लगभग 80% ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा घाटी से आता है। आपको हैरानी होगी कि जितनी भी हाइड्रो पावर हमारे पास उपलब्ध है, उसमें से 80% प्लांट ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा घाटी में उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा तीनों क्या है, पेरेनियल रिवर है।
बारहमासी नदियाँ हैं और क्या होती हैं, ये हिमालय से निकलती हैं, इनमें साल भर पानी की उपलब्धता होती है। अच्छा, गंगा घाटी सिंधु घाटी का मतलब यही नहीं कि केवल गंगा, उसकी सहायक नदियाँ जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, मतलब आप देखेंगे नॉर्थ में जितनी भी नदियाँ बहती हैं उन सब पर क्या है आपका बनाया जा सकता है क्या, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मतलब है कि इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज मतलब जो इनकी सहायक नदियां हैं, चाहे वो यमुना, घाघरा, कोसी, सिंधु की कौन कौन सी है, रावी है इसकी, झेलम, चिनाब, ये सारी ओंडल, और ब्रह्मपुत्र की लोहित एंड ऑल दैट, तो ये क्या है उन सब पे आता है। फिर है इसके अलावा 15,000 मेगावाट की लघु पनबिजली परियोजना में संभावित रूप से उपलब्ध होने के रूप में स्वीकार किया गया है। शक्ति का एक सौम्य स्रोत होने के अलावा जल विद्युत उत्पादन में भार भिन्नताओं की तात्कालिक शुरुआत, रोक और प्रबंधन की अंतर्निहित क्षमता है जो प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार करने में मदद करती है। आपको पता होगा कि अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आप अपडेटेड होंगे आप लोग, तो नदी जोड़ो केंद्र सरकार की परियोजना चल रही है ना, ये नदी जोड़ो परियोजना। इसमें क्या है कि जो ऐसी नदियाँ जिनमें बारहमासी नदी में पानी रहता है, लेकिन वो पानी का एक अधिकांश हिस्सा वेस्ट चला जाता है और समुद्र में गिर जाता है, तो क्या करते हैं उस नदी को उन नदियों से जोड़ने का प्लान है जो पेरेनियल नहीं है, मतलब जिनमें बारहमासी नदियाँ नहीं है, जिनमें बारहमासी पानी नहीं रहता है। वो कौन सी है, दक्षिण भारत की नदियाँ, तो उनसे जोड़ने के लिए ऐसे ये बहुत सारी कनाल्स वगैरह बनाई जाएंगी। अच्छा, मैं आपको असाइनमेंट जो है वो इसी से रिलेटेड आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ कि आप बताएंगे कि नदी जोड़ी परियोजना है वो किस तरह से डिसएडवांटेज हो सकते हैं उसके, क्योंकि आप मान के चलें आप नदी जोड़ने का प्लान है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा होगा। ठीक है, और अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा, अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा, तो हमारी एक बहुत बड़ी कॉस्ट चली जाएगी और साथ में हम पर्यावरण के लिए कुछ खतरे और बढ़ाकर चले जाएंगे। फिर आता है आपका थैंक यू क्लास। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।